वेलकम गाइस। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं, लेकिन ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो मोस्टली फेल ही होते हैं, क्योंकि हम लोग उसके पीछे जो साइकोलॉजी है ब्रेकआउट के पीछे वो नहीं समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स किया था, चार्ट्स भी मेल किया था, तो कुछ पॉइंट्स है, सारे जो डाउट्स हैं ब्रेकआउट रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, कभी भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या कोई भी ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हैं तो दो चीज आपके साथ होने वाली है। एक तो आपका स्टॉप लॉसेस बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप इस तरह से कहीं मूवमेंट है और इस ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो जो एक कैंडल भी होगी ना, वो इतनी बड़ी होगी। अब क्या है कि अगर आप इसे ट्रेड करेंगे तो आपके टारगेट्स यहीं पर होंगे, पास में ही होंगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि जैसे ही कोई ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कैंडल ही रेजिस्टेंस के पास जाके क्लोज होती है या फिर उसके थोड़ा नीचे। मार्केट थोड़ा सा मूव करता है अपसाइड और फिर वापस से नीचे आ जाता है। तो आपको कभी भी ब्रेकआउट के पीछे, कभी भी ब्रेकआउट को ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करता है। आप अगर कहीं एक कंसोलिडेशन आप देखते हैं, अगर आपको ये ब्रेकआउट दिखता है तो क्वेश्चन मन में आता होगा कि ये ब्रेकआउट क्रिएट कौन करता है। तो हम लोग एक एक करके हर चीज को देखेंगे ब्रेकआउट से रिलेटेड। फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ आर ब्रेकआउट फॉर्म्ड। ब्रेकआउट जो है वो फॉर्म क्यों होते हैं। तो देखिए, ब्रेकआउट के फॉर्म होने का रीजन अगर आप समझना चाहते हैं तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होना। देखिए, आप किसी भी मार्केट, इस मार्केट को रिलेट करिए किसी भी मार्केट से जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं। स्टेबिलिटी सबको चाहिए। हर एक कोई भी जो एसेट क्लास होगा उसका जो प्राइसेस है वो एक स्पेसिफिक डोमेन में चले, यही हर कोई चाहता है। हर एक बिजनेस में, आप किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, आप चाहते होंगे कि कोई भी जो फ्लक्चुएशन है ना प्राइस का ना हो। लेकिन जैसे ही इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जैसे ही इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो यहां सबको प्रॉब्लम है। अगर आप ये देख कि इस ब्रेकआउट में, ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट तभी फॉर्म होता है जब कोई डेटा रिलीज होता है। ठीक है, कोई न्यूज न्यूज मिलेगा आपको, कोई न्यूज इवेंट्स होते हैं। ठीक है, कोई वॉर का सिचुएशन आ जाए या फिर कोई न्यूज इवेंट, वॉर, कोई साइक्लोन या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, तो उसके कारण इस तरह के ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे आपको ये समझना होगा कि फॉर्म जब भी होगा उसके पीछे किसी न किसी एक जो इवेंट का हाथ होगा। ठीक है, एक चीज ये समझ गए। उसके बाद ये फेल क्यों होते हैं। देखिए, फेल इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे ही अगर एक ब्रेकआउट कैंडल, आपको आपको मैं इन चीजों को चार्ट पर भी बताऊंगा, हर एक चीज को मैं समझाऊंगा अभी चार्ट पर। अगर ये ब्रेकआउट कैंडल आ गया, अब आप बताओ कि यहाँ पर आपको, आप समझो कि ये कोई ए स्टॉक है, ए स्टॉक है, इसमें आपको इतने शेयर्स खरीदने हैं। ठीक है, आप इंस्टीट्यूशंस की तरह सोचो, आपको इतने शेयर्स इस बाइंग में खरीदने हैं। अब आप बताओ, इज इट पॉसिबल कि एक ब्रेकआउट आ जाए। आप ध्यान से समझिए इस चीजों को, तब आप जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है ना उसके इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस या जो जिस तरीके से भी आप ट्रेड करते होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जो इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन है वो किस तरह से डिफरेंट है। आपको इतने शेयर्स को बाइंग करनी है, आपको एक ब्रेकआउट मिल गया। अब आप सोच के देखो कि आपको इतने शेयर्स, इज इट पॉसिबल कि आप यहां पर पंच कर दोगे इस लेवल पर। अगर आप करोगे तो मार्केट कहां चला जाएगा। फिर आप बताओ कि आप हिसाब कैसे लगाओगे। आप सोच के देखो, अगर आप 100 शेयर से काम करते हो तो आपके लिए 1 रुपए बहुत ज्यादा डिफरेंस रखता है। लेकिन जब आप इतने शेयर से काम करने वाले हो, इसमें पता है आपको 10 पैसे की भी जो मूव होती है ना, जब आप ऑर्डर पंच करोगे, वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ठीक है, 1 रुपए से तो आप सोच लो कितने 100 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास में डिफरेंस हो जाएंगे 1 रुपए से। तो आप सोचो 10 पैसे की, एक एक पैसे की इंपॉर्टेंस होती है ट्रेडिंग में। तो अब ये पॉसिबल नहीं है। अब होता क्या है कि आपको ये जानकारी ही नहीं है कि अगर यहाँ से इस तरह से मार्केट होके इस तरह से नीचे आ जाए तो आपको लगेगा कि अब आप सेलिंग आ गई। ठीक है, आपको लगेगा सेलिंग आ गई। लेकिन आप, अगर आप प्राइस एक्शन, इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन नहीं जानते हैं, तो
तो आप यहाँ पर सेल करने लगेंगे। आप ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन जो भी पैटर्न्स देखेंगे, आपके इंडिकेटर सब सेलिंग इंडिकेट करेंगे। मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा, और जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं ना, किसी भी चार्ट पर सेम स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर, सेम तरीका होता है ट्रेड करने का। अब उसके बाद जहां भी आपको बायर्स का मोमेंटम दिख जाए, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कंफ्यूजन, अगर इंस्टीट्यूशन को बाई करना है तो इस ब्रेकआउट के बाद वो एक्टिविटी दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्टिविटी क्या दिखाएगा? जितने भी लोग हैं, मेजोरिटी को ये फील हो जाएगा कि ठीक है, अब ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होता तब तो मार्केट ऊपर चला जाता, और ऐसा सब सोचते हैं। लेकिन जब ये फेल दिखता है कि फिर से ट्रेंड चेंज हो गया, तब आपको लगता है कि ठीक है, इसमें पावर नहीं है, इसमें ओरिजिनल बायर्स नहीं थे। तो जब आप सेल की पोजीशन जब बन जाते हैं, उसके बाद जहां पर आपको एक वी फॉर्मेशन आता है, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं या प्रोप्राइटरी ट्रेडर, आपको पता है कि वी फॉर्मेशन क्या है, या मोर देन 100% रिट्रेसमेंट। यहाँ पे कई सारे कंसेप्ट ट्रेड लेने के लिए काम इसमें लगते हैं, मोमेंटम का कंसेप्ट है। तो उस बिल्डअप के बाद जब ये बाइंग होती है ना, तो जहां पर लोग मेजोरिटी जब सेलर बन जाते हैं, तो फिर आप यहाँ पर बाय करते हैं। तो फेल होने का रीजन क्या है कि अब इतने शेयर को अगर डिप्लॉय करना है, तो उनको ये एक्टिविटी चाहिए। उनको क्या चाहिए? कंफ्यूजन। लोग जो है वो कंफ्यूज्ड होने चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कई लोग सेलर, कई लोग बायर, मतलब एक अजीब सा सिनेरियो बन रहा है, चॉपीनेस, जिसमें किसी को क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो, आपको पता है यही आपके लिए क्या है, लिक्विडिटी, एलपी, लिक्विडिटी पूल। तो आप इस तरह से डिप्लॉय करते हैं। इसलिए क्या होता है कि जनरली जो मार्केट में ये जो मूवमेंट होती है, वो फेल हमेशा ही होती है। इसमें भी अब है कि हु क्रिएट्स द ब्रेकआउट। देखिए, ब्रेकआउट को क्रिएट करने वाले दो ही लोग हैं। एक होता है रिटेलर, ठीक है, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, ठीक है। इसमें एचएनआई वगैरह भी है जो ज्यादा अमाउंट से ट्रेड करते हैं। एक तो हुआ रिटेलर, दूसरा क्या है, स्मॉल फंड्स, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे फंड हाउसेज हैं, पेंशन हाउसेज हैं, जिनको लगता है कि ठीक है, कोई अगर डेटा रिलीज है तो चलो यहाँ पर बाई कर लेते हैं, वो जाएगा ये कुछ कंफर्मेशन, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई वाले ट्रेडर्स हैं, वो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब वेयर हाउ इंस्टीट्यूशन यूज ब्रेकआउट कैंडल्स एंड वेयर द ब्रेकआउट्स आर मोर रिलायबल। देखिए, ब्रेकआउट कैंडल अब कहाँ पर रिलायबल है, इसके आंसर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, हम लोग जो प्राइस एक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता है कि देखिए, हम लोग कभी भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस, जैसे मार्केट में इस तरह से मूवमेंट हो रही है ना, ठीक है, इस तरह से, तो कभी भी यहां पर बाइंग नहीं करनी है। अगर आपको बाइंग करनी है, अगर आप रेंज को स्पॉट कर पाते हो, ये अलग से एक लेक्चर है कोर्स में कि रेंज को किस तरह से स्पॉट करते हैं। तो आप, हम लोग एरियाज पे आते हैं, तो एक एक एरिया होता है, ठीक है। तो ये है बाइंग एरिया, आप मान लीजिए, यहाँ पर है सेलिंग एरिया। तो इस एरिया में कभी भी हम लोग बाई के लिए नहीं सोचेंगे, जब भी सोचेंगे सेल के लिए सोचेंगे। और जब मार्केट इस लेवल पर आएगा तो हम यहाँ पर सेल के लिए नहीं सोचेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो भी रहा है ना, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको देख के ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से एक बाई ट्रेड लें, अगर हमने रेंज को स्पॉट किया। तो रिलायबल वहां होते हैं जैसे आपको ब्रेकआउट, यहां पर एक बाइंग को देखने के बजाय, क्योंकि आपको ऊपर तो डेटा ही नहीं है, ऊपर कोई अपोनेंट प्लेयर ही नहीं है। आप एक बात जान लो कि अगर आपको पैसा कमाना है मार्केट में, तो अपोनेंट चाहिए। आपका देखिए, आपका परसेप्शन क्या है, ये चीज समझिए। मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स, उनको क्या लगता है कि इस तरह से मार्केट है, यहां पर इस तरह से बाई कर लेते हैं, एक कैंडल बाइंग की आ गई और ये इस तरह से चलता क्यों जाएगा, अगेंस्ट में कौन है। आप किसको, मतलब हर कोई तो बाई ही कर रहा है, कंफ्यूजन कहाँ है। पैसा आप तब बनाओगे जब यहां पर सेलर्स आ जाए, और उसके बाद जब आप बाइंग करोगे ना, ये मूवमेंट में आप पैसा कमाओगे। अपोनेंट चाहिए ही चाहिए। देखिए, मन में एज ए ट्रेडर हमारे, या किसी भी जिनको भी नॉलेज नहीं है, उनके मन में ये है कि ये चीज आए ही ना, सेलर्स आए ही ना, बस मुझे बाई करना है तो बाइंग ही देखती रहे। ऐसा क्यों होगा? आप लॉजिकली सोचिए। आप बाई करोगे तो आपको सेल कौन करेगा? हर कोई तो बाई ही करना चाह रहा है, तो आपको तो मौका ही नहीं मिलेगा बाई करने का, ठीक है। तो हम लोग बता रहे थे कि ठीक है, वेयर ब्रेकआउट्स आर मोर रिलायबल। तो आपको अगर है तो बाइंग एरिया में आप देखेंगे, यहां पर अगर कोई बाई करते हैं तो इस तरह से मार्केट फिर भी परफॉर्म करेगा। तो इंस्टीड ऑफ बाइंग एट आप यहाँ रेसिस्टेंस, आपको सपोर्ट, कोई जो एरिया है सपोर्ट, वो सब नॉर्मल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नहीं कि आप एक मल्टीपल टचेज को आगे प्लॉट करके वहां से बाइंग या सेलिंग करते हैं, वो नहीं।
उसके कंसेप्ट पे टेरिटरी और एरिया डिसाइड होता है। ये जो है सो फाउंडेशन कोर्स में बताई गई है कि किस तरह से हम लोग एरियाज के कंसेप्ट्स को देखते हैं, टेरिटरी का डिवीजन होता है किस तरह से, वो सारी चीज़ें, तो उसके कंसेप्ट्स को यहाँ लगा के ये चीज़ होगा। अब देखिए कि आखिर ब्रेकआउट कैंडल में आखिर होता क्या है, इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है। तो देखिए ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, आप भी अगर ट्रेड करते हैं तो ये ध्यान रखिए, कभी भी जो पोजीशन है बनाई जाती है हमेशा ब्रेकआउट से पहले। ये जो ब्रेकआउट आपको दिख रहा है ये भी किसी न किसी वी फॉर्मेशन बिल्डअप का ब्रेकआउट है, ठीक है, होना ही है, दूसरा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है मार्केट में। तो उसके बाद ये ब्रेकआउट आपको दिखा, तो इसमें या तो कोई भी, मैं भी या फिर कोई भी जो प्राइस एक्शन, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन ट्रेडर है या इंस्टीट्यूशन है, या तो उसमें एग्जिट करेगा, ठीक है, या फिर उसमें स्केल आउट करेगा। आप कुछ पार्शियल पोजीशन को उसने बुक कर दिया, अगर कंटिन्यू होता है तो बाकी पोजीशंस को कैरी करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क रिवार्ड, नहीं तो वो एग्जिट ही करेगा, ठीक है। तो यही वो रीजन है कि ज्यादातर ब्रेकआउट फेल होते हैं, क्योंकि देखिए अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो आपको पता है ट्रेंड जा रहा है जा रहा है जा रहा है, स्लो स्लो स्लो, एक बड़ा ब्रेकआउट आपको दिखेगा। यहां पर क्या है ना कि होप आ जाता है और उसी लेवल से मार्केट रिवर्स होकर चला जाता है, ठीक है। देखिए होप जो है ना, होप HOPE, ये चीज आप ध्यान रखिए, लाइफ में आपको बहुत काम आएगी। आपको जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो होप इज ए गिफ्ट फॉर यू। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड में ये कर्ज है, गलत है ये चीज। होप से कुछ भी नहीं होगा। आप मन में कितना भी बना लो कि आगे ये होना चाहिए, नहीं, कुछ सर्टेन कंडीशंस है, अगर वो मीट करते हैं आप उस बस एक्ट करो, यू विल बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है। तो इसमें स्केल आउट किया जाता है, एग्जिट किया जाता है। इसका अपोजिट ब्रेक डाउन में आप कर लेंगे तो सेम चीज हो जाती है, ठीक है। चलिए इसको एक बार जल्दी से चार्ट पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये चीजें अवेलेबल है। देखिए किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी स्टॉक में सेम चीजें होती हैं। अब देखिए, ऑलराइट, यहां पर देखिए इस एरिया को आप देखें यहां पर, ठीक है, यहां पर रिट्रेसमेंट था, ठीक है, सेलर्स आए इस एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर देखिए ये मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फेक ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद देखिए जो लोग भी यहां से सपोर्ट समझ के बाय कर रहे हैं उनके लिए फिर से ये ब्रेकआउट है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन सीखते हैं तो इसको सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स है ना, सबसे ज्यादा इस ट्रेड को लेना चाहते हैं। जहां भी फेक ब्रेकआउट आ जाएगा यहां पर कंफर्मेशन हो गया कि आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कभी भी देखिए जब बड़ी कैंडल हो तो एंट्री नहीं लेना चाहिए, आपको पोजीशन बिल्डअप यहाँ है, इस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। एनीवेज, तो हम लोग ये देखते हैं ये ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग देखिए, अगर चार्ट इस तरीके से होता, इस तरीके से देखिए, अगर ये चार्ट यहाँ पर होता, आप यहाँ पर क्या करते, बाई की सोचते, ठीक है। लॉजिक आ गया मार्केट में, अब मुझे अगर सेल करना है, कंफर्मेशन तो मुझे यहाँ ही मिल गया कि अब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है। तो ये सारा एरिया जो है ना वो ऑर्डर्स पंचिंग जोन है, और इसी यही वो एरिया होता है, जोन हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। जो एक फाउंडेशन के बाद जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें ये चीज डिस्कस्ड है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है और इस एरिया में लोग सबसे ज्यादा कुछ कोई बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लिक्विडिटी यहाँ पर है, ठीक है। ऑर्डर्स यहाँ पंच हुए और ये जो मूवमेंट आपको दिखती है या फिर इसके बाद ये मूवमेंट, ये सारे इंस्टीट्यूशनल मूव है डाउन सेल साइड की तरफ, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट आपने देखा, उसके बाद और देखिए कि कहाँ पर ये ब्रेकआउट है। देखिए यहाँ पर इस लेवल पर, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, फेल। ब्रेकआउट को जब भी आप रेसिस्टेंस के ऊपर देखेंगे ना, आप यहां इसको इस लेवल से भी देखिए, यहां पर इस रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट गया, क्या हुआ, फेल। आप इजीली यहां पर भी एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और यहां इस लेवल तक की आपको मूवमेंट मिलेगी, यहां तक, ठीक है। और देखते हैं कहां पर हमें, देखिए जब भी कोई फेक ब्रेकआउट भी होता है कभी भी अपसाइड के तरफ लेना ही नहीं चाहिए। यहां हो गया, और देखते हैं, हाँ इस जगह भी एक अच्छा एग्जांपल है। अब देखिए इस लेवल पर देखिए, मैंने क्या कहा कि अगर ठीक है आपको इस कैंडल से समझ में भी आ गया
कि ठीक है आपको सेलिंग करनी है, तो क्या आप यहां पर सेल करोगे तो क्या होगा? आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? आपका जो माइंड ही है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये अपोजिट चला गया ट्रेड। परफॉर्म करेगा लेकिन आप इस चीज को आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है कि जब कभी भी ट्रेड करना हो, कभी भी बड़े कैंडल्स पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। जिसमें आपके रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, आपको उस कैंडल को छोड़ देना है। इंस्टीट्यूशन किस तरह से ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, ठीक है, एक बार उसको लास्ट में समझ लेते हैं, तो फिर आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे कि आखिर जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखिए, ब्रेकआउट को आ जाने दीजिए, तरीका यही है। पूरे प्राइस एक्शन कोर्स में, जो इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन कोर्स है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की, उसमें यही चीज है कि आप अगर कोई ब्रेकआउट आ गया, अगर कोई ब्रेकआउट यहां पर आ गया, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद हमेशा ट्रेड्स पुलबैक को ही किया जाता है। ये जो वी फॉर्मेशंस, फेक ब्रेकआउट, बिल्डअप्स वगैरह आप जो देखते हैं, मोमेंटम देखना, एरियाज देखना, एग्जॉशन को देखना, ये सारी चीजें आपको क्या पुलबैक्स के ही अंदर आएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा ट्रेडिंग जो करनी है पुलबैक पर ही ट्रेड करनी है। इससे क्या होगा, आपके जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छे हो जाएंगे। आप 1:2 के ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, आप ट्रेड्स ले सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड आपके अच्छे होंगे। आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि देखिए हमेशा जब आप पुल बैक को करेंगे ना, इंस्टीट्यूशंस हमेशा पुल बैक में ही एक्टिवेट होते हैं या फिर रेंज के अंदर होते हैं। तो जो आपको ब्रेकआउट दिखता है या तो वो रिजल्ट होता है जो उन्होंने पहले से बिल्डअप किया हुआ है, उसमें वो प्रॉफिट करेंगे, एग्जिट करेंगे, या फिर उसमें वो एग्जिट करेंगे या फिर स्केल आउट होंगे। दूसरा जो तरीका है कि वो वेट करेंगे कि मार्केट फिर से उस जगह आए जिस इवेंट के कारण ये हुई थी, वहां पर फिर से लिक्विडिटी उनको मिलेगी। उसके बाद वहां पर एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन को आइडेंटिफाई करना जहां भी वी फॉर्मेशन आ जाए, और उसके बाद पूरे मूवमेंट को राइड करना, ठीक है। तो आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। देखिए, आप भी अगर किसी तरीके से ट्रेड करते हैं, आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, आपको क्या दिक्कत आ रही है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दिया, एक फॉर्म दिया, आप उसे फिलअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर